नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानन सर में। दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी क्लास है इससे पहले हम 5 लेक्चर लगातार पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ें हम एक एक करके 1 बाय 1 बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। जिस प्रकार पिछली क्लासेस में आपका कोऑपरेशन हमें मिला, सहयोग हमें मिला, इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संविधान सभा। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो कौन सा चल रहा था दोस्तों? संविधान सभा की हम बात कर रहे थे। टॉपिक है हमारा संविधान सभा। संविधान सभा की बात करने से पहले दोस्तों मैं आपके एक प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये पूछा और बाद में हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज मिले हैं जिसमें पूछा गया था, कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सर आपने कांग्रेस का जो गठन बताया था, आपने कांग्रेस के गठन के बारे में बात करी थी। आपने कहा या मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस का गठन हुआ था 18 दिसंबर 1885 को। 18 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था, लेकिन कुछ दोस्तों ने ये प्रतिक्रिया की थी। कुछ जो साथी हैं उन्होंने ये कहा था कि सर आपने 18 दिसंबर का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारी बुक्स में 18 की जगह क्या है, 28 दिसंबर दिया हुआ है। 28 दिसंबर दिया हुआ है, तो सर हम कौन सा सही माने, है ना? 28 दिसंबर सही माने, 18 दिसंबर सही माने? दोस्तों, इसका कंफ्यूजन मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, फिर आगे की बात हम करेंगे। देखिए, टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उनका सही हमें जवाब पहले पता होना चाहिए, उनका सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए, तभी आपको लगातार क्लास का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से आपको कोई खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो डाउट आपके मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। देखिए, हुआ यूँ था दोस्तों कि जो कांग्रेस है इसका गठन वास्तविक रूप से तो 1884 में ही हो गया था। कब हो गया था? 1884 में। 1884 में A.O. ह्यूम, जिनका हमने जिक्र किया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मैंने आपको बताया था कांग्रेस का गठन बताते समय, A.O. ह्यूम ने 1884 में एक संगठन गठित किया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, या हिंदी में कहूँ तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। यानी A.O. ह्यूम ने जो शुरू में कांग्रेस का जो गठन किया था उस नाम से किया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा। लेकिन हुआ क्या, इस कांग्रेस की पहली बैठक जो तय की गई थी, कांग्रेस की प्रथम बैठक जो निश्चित करी गई थी वो 18 दिसंबर को निश्चित करी गई थी। पहली बैठक कब निश्चित करी गई थी दोस्तों? 18 दिसंबर को निश्चित करी गई थी। कौन सी बैठक? प्रथम बैठक। या कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ तय की गई थी? ये पुणे में तय की गई थी। प्रथम बैठक पुणे में होनी थी। और कब होनी थी? 18 दिसंबर 1885 को होनी थी दोस्तों। लेकिन हुआ यूं कि 1885 की अगर बात करूं तो उस समय भारत में एक बीमारी फैली हुई थी, हैजा। कौन सी? हैजा। हैजा के फैलने की वजह से पुणे से, हैजा फैलने की वजह से पुणे से इस प्रथम बैठक को क्या कर दिया गया? पुणे से इस प्रथम बैठक को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। पुणे में ये बैठक नहीं करवाई गई और 10 दिन के बाद, यानी 9 दिन के इंतजार के बाद 10वें दिन ये 18 तारीख को जो बैठक होनी थी वो कब करवाई गई? 28 दिसंबर को करवाई गई, यानी 28 दिसंबर 1885। क्लियर है दोस्तों? अब याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। यदि पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होना कब तय हुआ था, तो तय हुआ था दोस्तों 18 दिसंबर 1885 को। तय 18 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन ये जो अधिवेशन है वो पुणे में तय किया गया था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि तब भारत में क्या फैला हुआ था? हैजा फैला हुआ था। हैजा फैलने की वजह से यहाँ पुणे से इस बैठक को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और 10वें दिन यानी 9 दिन के बाद 28 दिसंबर 1885 को क्या करवाया गया था? इस बैठक का आयोजन करवाया गया था। और इसे ही कांग्रेस की क्या कहा जाता है? इसी दिन कांग्रेस की प्रथम बैठक माना जाता है। इसी दिन को कांग्रेस की क्या माना जाता है? प्रथम बैठक माना जाता है। और कहा जाता है दोस्तों कि इसी बैठक में इस संगठन का नाम
जिस संगठन का नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल यूनियन था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम किया गया, ये किसका कहना था, किसके कहने पे किया गया, याद रखिएगा। इस संगठन का जो नाम चेंज हुआ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो किया गया, वो किया गया दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर। दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर क्या करा गया, इस कांग्रेस का नाम बदल दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगी। याद रखिएगा, दोबारा से मैं अगर रिपीट करूं, मैंने कहा अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब नियत किया गया था, कब तय किया गया था, निश्चित कब किया गया था, तो 18 दिसंबर 1885 को निश्चित किया गया था, पुणे में निश्चित किया गया था। लेकिन हैजा फैलने की वजह से ये जो पहली जो बैठक है स्थगित करनी पड़ी। ये बैठक फिर कब हुई, 10 दिन बाद 28 दिसंबर 1885 को हुई। और प्रथम बैठक कहाँ हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया था पिछली वीडियो में, मैंने कहा ये मुंबई में हुई, गोकुलदास महाविद्यालय में बैठक आयोजित करवाई गई। यानी पहली बैठक कब आयोजित हुई, 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक आयोजित हुई। 28 दिसंबर 1885 को पहली बैठक निश्चित कब की गई थी, 18 दिसंबर 1885 को। इसी पहली बैठक से पहले जो नाम था कांग्रेस का, वो इंडियन नेशनल यूनियन था। किसने रखा था, A.O. ह्यूम ने। लेकिन इस पहली बैठक के माध्यम से 28 दिसंबर को इस कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर क्या कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको, यूपी बीपीएससी में, सॉरी यूपी नहीं, बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या मैं कह दूं बिहार स्टेट पीसीएस सन 2000, बिहार स्टेट पीसीएस सन 2000, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ कांग्रेस के संबंध में। उसमें पूछा गया था कि कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। तो उनमें दोनों ऑप्शन थे, उस प्रश्न में दोनों ऑप्शन थे, पुणे भी था और मुंबई भी था, पुणे भी था और मुंबई भी था। किसका जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, मैं इस प्रश्न का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। मैंने कहा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार स्टेट जो परीक्षा है, बिहार स्टेट की जो परीक्षा है, बिहार सर्विस कमीशन की जो परीक्षा है, 2000 में, सन 2000 में प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था। तो वहां दोनों ऑप्शन थे, पुणे व मुंबई। उन किसको सही माना, मुंबई को सही माना हुआ है। मुंबई को सही इसलिए माना हुआ है क्योंकि वास्तविक रूप से प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर को ही हुआ था, मुंबई में ही हुआ था। हालांकि तय हुआ था 18 दिसंबर को होना पुणे में, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के गठन के संबंध में जो आपका थोड़ा सा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और जिस भी दोस्त ने मुझे कमेंट करके पूछा था वो थोड़ा ध्यान दें, उन चीजों को समझ लें ताकि भविष्य में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, संविधान सभा की। संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा जो हमने पढ़ा था मार्च 1946 में एक मिशन भारत आता है। इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। थोड़ा सा मैं टॉपिक पीछे से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, पिछले लेक्चर से ही जो हमने पढ़ा है, थोड़ी चीजें उसी लेक्चर की रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे आप जुड़ जाएं, लगातार उससे जुड़ जाएं। मैंने कहा 1946 में एक मिशन भारत आया, उस मिशन का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। दोस्तों हालांकि कैबिनेट मिशन के बारे में मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, तो थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। और दोबारा से इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा टॉपिक पीछे वाली क्लास का, ताकि आपको थोड़ी चीजें जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। 1946 में एक मिशन भारत आया। इस मिशन का नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने आते ही कहा कि भारतीय संविधान सभा कितने सदस्यों की होगी, 389 सदस्यों की। 389 सदस्य कहां से होंगे, 292 प्रांतों से, 93 कहां से होंगे, रियासतों से। 292 प्रांतों से, 93 कहां से होंगे, रियासतों से। ये भी हमने जिक्र किया था, 292 प्रांत, 93 रियासतों से होंगे। और 4 कहां से होंगे, कमिश्नरी क्षेत्रों से। 4 कहां से होंगे, कमिश्नरी
क्षेत्रों से, इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों का मैं पहले पिछली क्लास में जिक्र कर चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, आप जरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिन्होंने भी इस चीज़ को नहीं देखा। तो मैंने कहा था 292 प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से ये तय किया गया था सदस्य संख्या। कहा गया था कि इन दोनों क्षेत्रों से तो सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। क्या करे जाएंगे, निर्वाचित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ से सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाएंगे, यहाँ से सदस्य क्या करे जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और जो निर्वाचित सदस्य किए जाएंगे इन दोनों क्षेत्रों से, प्रांतों से व कमिश्नरी क्षेत्रों से, निर्वाचन करवाने के लिए मतदान की 3 श्रेणियां यहाँ बांटी गई थी। शायद पिछली क्लास में इसका जिक्र मैंने नहीं किया मतदान की श्रेणियों का, और वो थोड़ा आप दोबारा से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से 292 प्रांतों से व 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से जहाँ से निर्वाचित होने थे सदस्य संविधान सभा के लिए, वहाँ मतदान की 3 श्रेणियां बांटी गई जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात में कैसे, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ सामान्य तरीके से, तो पहले मैं लिख देता हूँ मतदान की 3 श्रेणियाँ कौन सी। एक श्रेणी बनाएगी मुस्लिम के लिए, मतदान की 3 श्रेणियाँ। एक मुस्लिम के लिए मतदान की श्रेणियां जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। एक मुस्लिम के लिए, दूसरा किसके लिए बनाया गया, दूसरी श्रेणी बनाएगी सिख के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, सिख केवल पंजाब के लिए बनाया गया था। और एक बनाया गया अन्य, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस निर्वाचन में जो आंकड़ा तय किया गया था, वो आंकड़ा तय किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा। कितने लाख की, 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होगा, ये आंकड़ा भी तय किया गया था। अब मैं बात करूं निर्वाचन श्रेणियों की, समझने में आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए इजीली मैं आपको बता देता हूं। ये जो 3 श्रेणियां थी, ये जनसंख्या के अनुपात में थी। जनसंख्या का अनुपात का मतलब ये है, जिस प्रकार मैं वर्तमान का एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूं। आप ये समझिए कि अगर एक गाँव है, ठीक है, एक गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं कि निर्वाचन की श्रेणियां किस प्रकार थी, 3 श्रेणियां किस प्रकार से, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक गांव है, एक गांव में मान लीजिए कि आज जो हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। कुछ लोग जनरल के हैं, कुछ लोग ओबीसी के हैं, कुछ लोग एससी के हैं और कुछ लोग एसटी के हैं। कुछ लोग जनरल के हैं, कुछ लोग ओबीसी, कुछ लोग एससी, कुछ लोग एसटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा 60% जनरल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 10% ये हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं 10% ये लोग हैं मान लीजिए, और 20% ये लोग हैं दोस्तों, ठीक है। एक गांव की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर चुनाव होंगे, मान लीजिए सरपंच के लिए चुनाव होना है, जो अपना पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, सरपंच के लिए चुनाव होना है, तो आपको पता है दोस्तों कि जनसंख्या के अनुपात में, जैसे ये जनसंख्या सभी प्रकार की, जनरल के लोग भी हैं, ओबीसी के भी, एससी के भी, एसटी के भी, है ना। तो हमारे यहाँ पे सीटों का रोटेशन होता रहता है। एक बार अगर मान लीजिए जनरल की सीट आई, है ना, तो एक बार रिजर्व्ड ओबीसी की आएगी, है ना, एक बार रिजर्व्ड ओबीसी की आ गई, एक बार एससी की भी आएगी। अगर एसटी की जनसंख्या है तो वहाँ एसटी की भी आएगी सीट, है ना। अगर मान लीजिए जनरल की आता है तो जनरल में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की वहाँ सीट आती है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, तो कोई जो उम्मीदवार होगा चुनाव जो लड़ेगा, अगर ओबीसी के लिए आया तो ओबीसी का ही चुनाव लड़ेगा, एससी के लिए आया तो एससी का चुनाव लड़ेगा, एसटी के लिए आया तो एसटी का चुनाव लड़ेगा। सामान्य की आगे तो वहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसी प्रणाली हमारे वर्तमान में है, आपको देखने को मिलेगी। मैंने एग्जाम्पल ये पंचायती राज चुनाव का लिया है। ऐसा ही कुछ यहाँ किया गया था, यानी जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ की सीटें क्या कर दी गई, मैं कह सकता हूँ वहाँ पे जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम के लिए कहीं ना कहीं वो सीट आवंटित कर दी गई। जो क्षेत्र सिख बहुल क्षेत्र थे वहाँ सिखों के लिए, और जहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे और अन्य वर्ग के लोग अन्य समुदाय के भी लोग थे, तो वहाँ पे कौन सी सीट अन्य, जैसे सामान्य भाषा में हम जनरल की बात करें तो जनरल की वहाँ बात करी गई थी, यानी मतदान की 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी। दोस्तों देखिए, मैंने ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है आपको, समझाने के लिए। यहाँ की इस प्रणाली की बात करूँ और इस प्रणाली की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अंतर भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेकिन मैंने समझाने के लिए कहा है कि जिस प्रकार वर्तमान हमारे चुनावों में अकॉर्डिंग टू क्लास वर्गानुसार जैसे ही अलग अलग सीटों का रोटेशन होता रहता है हर बार हर चुनाव में, उसी तरीके से यहाँ पे भी जनसंख्या के अनुपात में क्या करा गया था, डिवाइडेशन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था सीटों का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा दोस्तों जब जुलाई 1946 को चुनाव संपन्न हुआ, जुलाई 1946 को जब चुनाव संपन्न हुआ,
जुलाई 1946 को जब चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव परिणाम ये रहा, 208 सीटें मिली कांग्रेस को। 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को। 73 सीटें किसको मिली? मुस्लिम लीग को। और 15 अन्य छोटे छोटे दलों को एक एक सीट मिली। अगर आप टोटल इनका ऐड करोगे तो टोटल होंगे 296 सदस्य। यानी कहने का मतलब यह है कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी नियत की थी? कितने सदस्य होंगे? 389 होंगे। लेकिन संविधान सभा में सदस्य कितने हुए? संविधान सभा में सदस्य कितने हुए भाई? संविधान सभा में सदस्य हुए 296 ही क्यों हुए? 296 इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पे मैंने पिछले जैसे वीडियो में जिक्र किया था, कुछ रियासतों के जो शासक थे, रियासतों के शासकों ने अपने सदस्यों को मनोनीत नहीं किया था। कुछ रियासतों ने यहाँ संविधान सभा के इस चुनाव में भाग नहीं लिया। यहाँ तो भाग नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कांग्रेसी नेताओं द्वारा, या फिर ये कह दूं कि जो लोग थे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, उन्होंने राजाओं के साथ बात करी, शासकों के साथ बात करी, तो धीरे धीरे रियासतें जो हैं इस संविधान सभा में शामिल होने शुरू हुई। यानी रियासतों ने अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल करना शुरू करा। और जैसे ही रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए, 1947 तक आते आते एक बार संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 1947 तक आते आते संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई? 324 हो गई थी दोस्तों। संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 324। इसका जिक्र हम पहले कर चुके थे। 324 में मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों, 235 तो लगभग क्या थी इसमें, यहाँ पे प्रांत शामिल हो गए थे। और 89 जो है, 89 जो है वो क्या हो गई थी, यहाँ तक रियासतें शामिल हो गई थी। कब तक शामिल हो गई थी दोस्तों? 1947 तक। लेकिन 1947 में आपको पता है कि हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। और जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ रियासतें जो हैं वो कहाँ चली गई? अलग हो गई, पाकिस्तान से अलग, या भारत से अलग हो गई, पाकिस्तान में चली गई। कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने अपना विलय किया ही नहीं, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा, ना तो भारत में शामिल हुई, ना ही वो पाकिस्तान में शामिल हुई। कहने का मतलब है 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कंडीशन एक बार ये बनी कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 1947, यानी मैं कह दूं अगस्त 1947 के बाद, अगस्त 1947 के बाद एक बार के लिए स्थिति ये बनी कि यहाँ सदस्य संख्या संविधान सभा की कितनी हो गई? 299। कितनी हो गई दोस्तों? 299 हो गई। 299 कैसे हुई? जब 299 हुई दोस्तों तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो रियासतें, प्रांत जो रह गए थे 235 से घटकर यहाँ रह गए थे 229। कितने रह गए थे? 229 प्रांत रह गए थे। यहाँ जो रियासतें थी, रियासतें 89 से घटकर कितने रह गई थी? 70। रियासतें कितने रह गई थी दोस्तों? 70। यानी कहने का मतलब टोटल कितने संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई? 299। और मैंने ये भी कहा था दोस्तों आपको, मैंने ये भी बताया था कि 1999 में ये सदस्य संख्या नियत की गई थी, तय की गई थी, नियत की गई थी, या फिर मैं कह सकता हूं निश्चित की गई थी। कैसे निश्चित की गई थी? संविधान सभा के पुनर्गठन के माध्यम से। संविधान सभा के पुनर्गठन के माध्यम से संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर, मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था, 31 अक्टूबर 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा का क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था, जिसमें सदस्य संख्या कितनी थी? इस पुनर्गठन के बाद सदस्य संख्या 299 तय की गई थी। यानी अगर मैं बात करूं संविधान सभा की सदस्य संख्या की, तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन ने कितनी नियत की थी? 389। चुनाव में कितनी हुई? चुनाव होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हुई? 296। चुनाव होने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 1947 तक कितनी हो गई थी? 324। और 1947 के बाद जब पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही? 299 दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई संविधान सभा में रियासतों के शामिल होने की, प्रांतों के शामिल होने की, या प्रांतों के भारत में शामिल होने की, या पाकिस्तान में शामिल होने की। लेकिन अभी मैंने एक जिक्र किया था, मैंने कहा था कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा। देखिए, प्रांत जो है वो तो लगभग भारत में शामिल हो गए थे, क्योंकि प्रांतों से क्या करवाया गया था दोस्तों? मैंने आपको बताया था, जो प्रांत जो थे या जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये दोनों क्षेत्र किसके अधीन थे? अंग्रेजों के क्षेत्र अधीन थे। तो यहाँ से निर्वाचन करवाया गया था, निर्वाचन करवाया गया था, तो ये संविधान सभा में शामिल हो गए थे। लेकिन रियासतों के सदस्यों को क्या करना था? रियासतों के जो राजा थे उनको अपने सदस्यों को मनोनीत करना था।
कुछ रियासतें ऐसी भी थी जिन्होंने सदस्य मनोनीत करने में अपना इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हम ना तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ना ही भारत की तरफ जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ रियासतें ऐसी भी हुई हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। सबसे विवादित रियासतों की अगर बात करूं दोस्तों तो आपको पता होगा 3 रियासतें भारत में ऐसी हुई हैं जो सबसे विवादित रही, जिनमें पहला जो नाम आता है वो आता है जम्मू कश्मीर का, दूसरा नाम आता है हैदराबाद का और तीसरा नाम आता है जूनागढ़ का। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का। दोस्तों अगर बात करूं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की, तो सबसे पहले दोस्तों मैं विवादित 3 जो रियासतें हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। तो हम भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, या यूँ कह दूं भारत का जो संघ है उसमें जितने भी क्षेत्र शामिल हैं उन सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा क्षेत्र कब भारत में शामिल हुआ, या मैं कह दूं कौन से राज्य का कब गठन किया गया, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का कब गठन किया गया। हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर विदेशी अधिकार था, भारत ने आज़ाद होने के बाद उनको आज़ाद करवाया है विदेशियों से। जैसे मैं बात कर लूँ दादरा नगर की, मैं बात कर लूँ पांडिचेरी की, मैं बात कर लूँ गोवा की, मैं बात कर लूँ दमन एवं द्वीप की। इन सारे क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा बाद में हम पढ़ेंगे। अभी जो मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, अभी इसलिए जिक्र करने जा रहा हूँ 3 रियासतों का, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ प्रांतों में रियासतों के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि कितने रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, कितनी रियासतें भारत में शामिल हुई। तो यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि साथ ही साथ चीज़ें आपके कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, आपको याद रह जाएं कि 3 रियासतें ऐसी थी जो तो ना तो भारत में शामिल हुई ना पाकिस्तान में शामिल हुई। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा और उन्हीं तीनों रियासतों को लेकर बाद में क्या हुआ, विवाद हुआ। उस विवाद का निपटारा कैसे किया गया वो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले विवादित रियासत की, तो सबसे पहले बात आता है जम्मू कश्मीर। सबसे पहले मैं किसका जिक्र कर लेता हूं, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं मैं दोस्तों, 3 विवादित रियासतें जो मैंने बात करी, सबसे पहले मैंने किसकी बात करी दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। दूसरा जो है वो बात करेंगे हम दोस्तों हैदराबाद की, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। और तीसरा हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बाद जूनागढ़। हैदराबाद के क्या पढ़ेंगे, हैदराबाद के बाद जूनागढ़ पढ़ेंगे। दोस्तों तीनों रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका विलय कैसे हुआ। मैंने कहा तीनों के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये विवादित रियासतें रही हैं। और बाकी क्षेत्रों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो मैं आपको बाद में आपके सामने उनका जिक्र करूंगा। पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें, छोड़ेंगे कुछ नहीं, भरोसा रखिए इस चीज़ का। लेकिन यहाँ केवल रियासतों का हम जिक्र कर रहे हैं, और वो भी वो रियासतें जो विवादित रही कहीं ना कहीं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर के बारे में या तीनों रियासतों के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि 1948 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, तो विभाजन के दौरान रियासतों को लेकर किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं हो, किसी प्रकार की समस्या का सामना अंग्रेज सरकार को नहीं करना पड़े। इसलिए उन्होंने रियासतों के संबंध में पहले ही एक विभाग स्थापित किया था, जिसे हम रियासत विभाग के नाम से भी जानते हैं। कौन से विभाग के नाम से जानते हैं दोस्तों, रियासत विभाग के नाम से भी जानते हैं। रियासत विभाग स्थापित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। कब, 27 जून 1947 को। 27 जून 1947 को दोस्तों रियासत विभाग स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। और ये रियासत विभाग जो है वो किसको सौंप दिया गया, रियासत विभाग भारत के गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया, गृह मंत्रालय को। और गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। गृह मंत्रालय के बारे में आपको पता होगा, गृह मंत्री कौन थे, गृह मंत्री के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो रियासती विभाग है किसको सौंप दिया गया, पटेल को। और पटेल के जो सचिव थे उनका नाम था वीपी मेनन। पटेल के जो सचिव थे उनका नाम था वीपी मेनन। याद रखिएगा दोस्तों, वीपी मेनन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम आपको थोड़ा याद रखता है। पटेल के सचिव कौन थे, वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वीपी मेनन का रियासतों के एकीकरण में बहुत अहम योगदान रहा है। रियासती विभाग 27 जून 1947 को बनवाया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। और इस रियासती विभाग के माध्यम से क्या करना था, सभी रियासतों से विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाते हुए ऐसी रियासतें जो भारत में शामिल होना चाहती हैं उनको भारत में शामिल करने का कार्य
किया जाना था। हुआ क्या दोस्तों, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 1925 से ही, यानी 1925 के बाद ही, यानी 1925 से लेकर अगर मैं 1947 तक की भी बात करूं तो 1925 के बाद लगातार यहां एक शासक थे जिनका नाम था हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह यहां शासन कर रहे थे। याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो बहुमत था, या मैं यूँ कह दूं कि ज़्यादा जो जनसंख्या थी, ज़्यादा जो लोग थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। यहाँ के शासक कौन थे? हरि सिंह थे, और हरि सिंह के कौन थे? हिंदू शासक थे। अब अपनी जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हरि सिंह थे, उन्होंने ये तय किया कि अगर मैं भारत में विलय करूंगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है उसको दिक्कत आए, है ना। और अगर मान लीजिए हम विलय करेंगे पाकिस्तान में, तो खुद क्या थे? हिंदू थे, हो सकता है कि किसको दिक्कत आए? मुझे दिक्कत आए। तो हरि सिंह ने तय किया कि जो जम्मू कश्मीर रियासत है वो स्वतंत्र रहेगी, ना तो भारत में शामिल करेगी खुद को, ना ही पाकिस्तान में शामिल करेगी। लेकिन पाकिस्तान को, भारत ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। भारत की तरफ से ये मान लिया गया था कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को स्वतंत्र रहने वाली बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। पाकिस्तान को रास नहीं आई तो हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको जिक्र कर देता हूं कि यहाँ जो हरि सिंह थे वो तो यहाँ के थे शासक, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। कौन? प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन। प्रधानमंत्री कौन थे? मेहर चंद महाजन। याद रखिएगा, मेहर चंद महाजन यहाँ के प्रधानमंत्री थे। अब हुआ यूं दोस्तों कि इस रियासत ने कहा था कि हम अपने आप को क्या रखेंगे? अलग रखेंगे, ना तो भारत में शामिल करेंगे खुद को, ना ही पाकिस्तान में शामिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई, इसलिए पाकिस्तान ने सितंबर 1947 में ही क्या करना शुरू कर दिया दोस्तों? घुसपैठ करने शुरू कर दी। क्या कर दिया? घुसपैठ करने शुरू कर दी। कहाँ घुसपैठ शुरू कर दी भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। यानी पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करने शुरू कर दी। कहाँ घुसपैठ करने शुरू कर दी? जम्मू कश्मीर में। इस घुसपैठ पे शुरू में तो ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अक्टूबर 1947 तक आते आते ये जो सेना की घुसपैठ है ये कहाँ तक पहुँच गई? घुसपैठी कहाँ तक पहुँचे? श्रीनगर। कहाँ तक? श्रीनगर तक पहुँच गए। और जैसे श्रीनगर तक पहुँचे, इस बात का पता चला महाराज हरि सिंह को, इस बात का पता चला वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री किसको? मेहरचंद महाजन को। हुआ यूं कि मेहरचंद महाजन जो हैं हरि सिंह के कहने पे जाते हैं किसके पास? भारत सरकार के पास। किसके पास? भारत सरकार के पास। और भारत सरकार के पास कहते हैं कि हमारी क्या करें भैया? सहायता करें। क्या करें? हमारी सहायता करें। लेकिन भारत जो है वो सहायता नहीं कर सकता था, तब तक सहायता नहीं कर सकता था जब तक ये क्षेत्र का क्या नहीं होता? भारत में शामिल नहीं होता। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने के लिए विल्ले पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करे थे, इसलिए क्या करा गया? बट कहा जाता है, ऐसा बहुत सारी बुक्स में भी आपको उल्लेख मिलेगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं या नेहरू हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, बशर्ते आप क्या कर दें? विल्ले पत्र पे हस्ताक्षर कर दें। जैसे आप विल्ले पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे, जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा हो जाएगा? भारत का। तो हम फिर भारत का हिस्सा जो है वो आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान से संघर्ष करने को तैयार हैं। तो हुआ दोस्तों यूँ कि 26 अक्टूबर, ये बात है 26 अक्टूबर 1947 की, 26 अक्टूबर 1947 को दोस्तों भारत जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह ने क्या करा? विल्ले पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। विल्ले पत्र पे हस्ताक्षर करे, या भारत में जम्मू कश्मीर की विल्ले की सहमति पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। कब करा? 26 अक्टूबर 1947 को। और 26 अक्टूबर 1947 के तुरंत बाद क्या करा गया? एक सैन्य कार्रवाई करी गई। किसके द्वारा करी गई? भारत सरकार द्वारा। क्या करी गई? सैन्य कार्रवाई करी गई। और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से क्या करवाया गया? जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो आज़ाद करवाया गया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि हमने जो पढ़ा है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं ये हिस्सा मानता हूँ जम्मू कश्मीर का, जो भारत का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका मानता हूँ मैं? जम्मू एंड कश्मीर मैंने माना। अब हुआ क्या कि जैसे ही भारत के सेना ने सैन्य कार्रवाई करी, आधे से ज़्यादा कश्मीर उनसे खाली करवा लिया गया था। कहने का मतलब, माने यहाँ तक जो सेना पहुँची थी जम्मू पाकिस्तान की, उसको भारतीय सेना ने पीछे यहाँ तक खदेड़ दिया था।
पिच यहाँ तक खदेड़ दिया था। लेकिन 1948 में, 1948 की बात हो रही है, 1948 में माउंटबेटन जो है, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इस मामले को कहाँ लेके चले गए? लॉर्ड माउंटबेटन इस मामले को लेके चले गए यूएनओ में। कहाँ? यूएनओ में, या मैं कह दूं संयुक्त राष्ट्र संघ में। कहाँ लेके चले गए? संयुक्त राष्ट्र संघ में। और जैसे ही ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहाँ जो विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, वो संघर्ष को क्या करवा दिया? 1948 में संघर्ष को विराम करवा दिया। और संघर्ष करवाने का परिणाम, संघर्ष विराम करवाने का परिणाम ये रहा कि ये जो हिस्सा था ये किसके अधीन आया? पाक के अधीन रहा। और ये जो हिस्सा था ये किसके अधीन रहा? भारत के अधीन रहा। ये जो हिस्सा है इसको आज हम भारत के जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कह दूं या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कह दूं, इस नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर भी मैं कह सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये बात थी जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। अब यहाँ पे केवल राजा के हस्ताक्षर करने से पूर्ण तरीके से विलय नहीं मान सकते, इसीलिए क्या करा गया 1951 में दोस्तों, बात कर रहा हूँ 1951 की। 1951 में भारतीय जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के लिए 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के चुनाव हुए। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के क्या करवाए गए? चुनाव करवाए गए। ये संविधान सभा 75 सदस्यों की थी। कितने सदस्यों की थी? 75 सदस्य इसमें संविधान सभा में शामिल थे। और इसी संविधान सभा ने 1954 में 1954 में 1924 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने भी क्या करा? अपना विलय भारत में कर लिया। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा, वो अलग नहीं है। ये बात 1954 में किसने कही थी? जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने कही थी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने 1954 में भारत में अपनी रियासत के विलय को स्वीकार कर लिया था। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के चुनाव कब करवाए गए? 1954 में। और जम्मू कश्मीर संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 75 सदस्य थे दोस्तों। चलिए, ये बात हो गई दोस्तों जम्मू कश्मीर की। अब अगली रियासत की बात करते हैं। अगली जो रियासत मैंने कही थी आपको, वो कौन सी थी? हैदराबाद। अगली रियासत हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक बार नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद की। हैदराबाद की अगर बात करूं तो हैदराबाद वर्तमान में आप जानते हैं हैदराबाद भारत का एक राज्य है। इसी हैदराबाद की बात हो रही है जिसको आप वर्तमान में हैदराबाद के नाम से, जिस क्षेत्र को आप जानते हैं। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हैदराबाद जो है, इसके जो शासक थे वो थे उस्मान अली। कौन थे? उस्मान अली। इसके शासक थे उस्मान अली दोस्तों, याद रखिएगा। और हैदराबाद जो है, हैदराबाद में मैं कह सकता हूं 85%, लगभग 85% जो लोग थे, यहाँ जो जनता थी वो कौन थी? हिंदू थी। कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद में ज़्यादातर लोग कौन थे? हिंदू थे। और हैदराबाद का शासक कौन था? एक मुस्लिम था। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर जैसे ही सेम स्थिति यहाँ है। वहाँ शासक कौन थे? जम्मू कश्मीर में हिंदू थे, जो लोग थे वो मुस्लिम थे। यहाँ लोग ज़्यादातर हिंदू हैं और शासक कौन है? मुस्लिम हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इस रियासत ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान में भी विलय नहीं करेंगे खुद को, और हम क्या नहीं करेंगे? भारत में भी खुद को विलय
नहीं करेंगे दोस्तों। ये कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन की बात करूं या माउंटबेटन की बात करूं, एक बार माउंटबेटन ने शासक, वहां के जो शासक थे उस्मान अली, उनको ये कहा था कि आप भारत में विलय कर लीजिए। तो उस्मान अली ने बहुत ही करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि भारत सरकार हमारे ऊपर विलय के लिए दबाव बनाती है तो हम सोचेंगे कि हम विलय किसके साथ कर लें, पाकिस्तान के साथ। यानी भारत सरकार अगर हमारे साथ विलय करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाती है तो हम पाकिस्तान के साथ विलय करने के बारे में सोचेंगे। जैसे कहा गया, तो देखिए उस्मान अली की सोच है वो पहले ही स्पष्ट हो गई थी। उस्मान अली की सोच पहले ही स्पष्ट हो गई थी। इस बात का किसको पता चला? सरदार पटेल को पता चला। और जैसे ही सरदार पटेल को पता चला तो सरदार पटेल ने क्या करा, एक नेहरू से, पंडित नेहरू जो उस समय कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू को कहा, पंडित नेहरू से कहा कि एक मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाए। और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और मंत्रिमंडल की बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस हैदराबाद के ऊपर क्या करूं, सैन्य कार्रवाई करूं। मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, हैदराबाद के ऊपर सैन्य कार्रवाई करूं। लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे मंत्री हैं वो खिलाफ थे, किसके, सैन्य कार्रवाई के। उन्होंने कहा कि आप ऐसे इस तरीके से सैन्य कार्रवाई अगर करेंगे तो भविष्य में भारत के ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा कि हैदराबाद रियासत को जबरन भारत ने क्या किया, अपने अंदर विलय कर लिया। लेकिन जो सरदार पटेल थे उनका कहना था, उनका एक स्टेटमेंट अगर मैं आपके सामने दोहराऊं तो उन्होंने कहा था इस मंत्रिमंडल की बैठक में पंडित नेहरू को कि देखिए ये जो है एक हैदराबाद रियासत नहीं, ये मात्र हैदराबाद रियासत नहीं, ये हमारे पेट में एक कैंसर के फोड़े की तरह है। अगर इसको अभी फोड़ा नहीं गया, इसको निकाला नहीं गया तो हमारे पूरे भारत में, पूरे शरीर में फैल जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जो पूरे शरीर को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, अगर हम इस फोड़े को नहीं निकालते। ये जब स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा, सरदार पटेल द्वारा, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल सहमत हुआ सैन्य कार्रवाई को लेकर। अब जब तक सैन्य कार्रवाई करते, अब बात करें अगर सैन्य कार्रवाई की, तो सैन्य कार्रवाई करने की बात क्यों आई, सैन्य कार्रवाई करने की इसलिए बात आई, पहला तो स्टेटमेंट था इनका, और दूसरा जो है, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हैदराबाद में जैसे ही ये पता लगा कि हैदराबाद के बीच और भारत सरकार के बीच, उस्मान अली के बीच या भारत सरकार के बीच थोड़ा सा मतभेद चल रहा है, तो हैदराबाद में एक संगठन नया पैदा हो, आतंकवादी संगठन पैदा हो गया था, आतंकवादी संगठन पैदा हो गया था, जिसे रजाकार लोग थे यहाँ पे संगठन में, रजाकार जो एक संगठन था वो पैदा हो गया यहाँ पे। और इस संगठन ने क्या करा, लोगों का शोषण करना शुरू किया, लोगों के साथ लूटपाट शुरू की। इतनी अराजकता फैल गई थी इस राज्य में कि यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो लोग हैं हैदराबाद के, इन संगठन से, इस आतंकवादी संगठन से, रजाकार से तंग होकर ये कहाँ पलायन करने लग गए, ये पलायन करने लग गए पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पलायन करना शुरू कर दिया। किसके लोगों ने, यहाँ की जनता ने। कहाँ आना शुरू कर दिया, तमिलनाडु में। क्यों शुरू करा भाई, अपने आप को बचाने के लिए इन उग्रवादियों के संगठन से। और जैसे ही तमिलनाडु में आना शुरू करा तो तमिलनाडु के कुछ नेताओं ने पटेल से जिक्र किया कि भैया जो ये हैदराबाद है, हैदराबाद के बहुत सारे लोग कहाँ आ रहे हैं, पलायन करके तमिलनाडु आ रहे हैं और हमारे ऊपर जो भार है वो बढ़ रहा है, ऐसे अगर लोग आते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस बात की भी जब चर्चा करी गई मंत्रिमंडल में तो आखिर ये लोग सहमत हुए। किसके साथ सहमत हुए, पटेल के साथ। पटेल को कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कार्रवाई करना तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो पटेल ने क्या करा, 13 सितंबर 1947 को, याद रखिएगा दोस्तों, 13 सितंबर 1947 को, 13 सितंबर 1946 को एक सैन्य कार्रवाई करी जाती है भारत सरकार द्वारा। सैन्य कार्रवाई करी जाती है, किसके ऊपर करी जाती है, हैदराबाद के ऊपर। ध्यान रखिएगा, इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। सैन्य कार्रवाई को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ऑपरेशन जो पोलो है वो यहाँ लागू किया गया। पोलो का मतलब ये है कि हैदराबाद को 3 तरफ से घेरा गया था। ऑपरेशन पोलो का मतलब 3 तरफ से घेर लिया गया था, किसको, हैदराबाद को। और 3 तरफ से जब घेरा गया और सैन्य कार्रवाई करी गई, कहा जाता है कि जो उस्मान अली है, इनके जो सैनिक थे उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था। लेकिन रजाकार नामक जो संगठन था आतंकवादी, ये कुछ समय भारत की सेना के साथ लड़ा और बाद में इसने भी क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। और 5 दिन बाद यानी मैं कह सकता हूं 17 सितंबर 1947 को आखिरकार विलय करवा लिया गया, विलय हो गया। किसका विलय हो गया भाई, विलय हो गया हैदराबाद का। कहां विलय हो गया, भारत के संग में।
चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी चीजें समझ आ गई होंगी। 2 मिनट का समय लेते हुए मैं एक बार रिपीट के देता हूं आपके सामने चीजें। सबसे पहले हमने पढ़ा जम्मू कश्मीर रियासत का बिल। जम्मू कश्मीर की रियासत की मैं बात करूं तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत जो है, जम्मू कश्मीर रियासत में जो शासक थे वो 1925 से लेकर लगातार जो शासक रहे वो कौन रहे? हरि सिंह रहे। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर जो जनता थी वो कौन थी? मुस्लिम थी। समस्या ये आई कि वहाँ के शासक हिंदू थे, जनसंख्या मुसलमान थी ज़्यादातर, तो दोनों का सामंजस्य ये रहा कि वो ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना भारत में शामिल होना चाहते थे। इसीलिए जम्मू कश्मीर ने अपने आप को क्या रखा? दोनों ही देशों से अलग रखा। उन्होंने कहा कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले इस क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान को ये कतई मंजूर नहीं था कि वो छोड़ दे। तो जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए, छीनने के लिए पाकिस्तान ने सितंबर 1947 को अपनी सेना के माध्यम से क्या करवाया? घुसपैठ करवाई। पहले तो जम्मू कश्मीर के शासक ने इस घुसपैठ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में अक्टूबर 1947 तक जब ये घुसपैठी कहाँ तक पहुँच गए? श्रीनगर तक पहुँच गए। तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के माध्यम से हरि सिंह ने जो भारत सरकार है उनसे चर्चा करी, उनको कहा गया कि हमें सहायता करें। तो 26 अक्टूबर 1947 को तत्कालीन शासक हरि सिंह ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किए, सैन्य कार्रवाई करी गई, जम्मू कश्मीर को मुक्त करवाया गया। जब तक 1948 तक जम्मू कश्मीर को मुक्त करवाया जाता है, मामला माउंटबेटन ने कहाँ पहुंचा दिया? यूएनओ में पहुंचा दिया। यूएनओ ने बीच में ही युद्ध विराम करवा दिया। बीच में युद्ध विराम करवाने का मतलब कुछ हिस्सा पाकिस्तान का दिन रहा, उस हिस्से को आज हम किस नाम से जानते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमने बात करी थी हैदराबाद की। थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूं, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए। हैदराबाद की बात करूं, हैदराबाद के शासक थे उस्मान अली। यहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर कौन थी? मुस्लिम थी, हिंदू थे, 85% लोग हिंदू थे। हुआ ये कि यहाँ जैसे ही एक पता चला यहाँ के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, कि भारत सरकार के बीच में और उस्मान अली के बीच में कुछ मतभेद हैं, तो यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन पैदा हो गया जिसको रजाकार संगठन कहा जाता है। रजाकार संगठन ने वहाँ की जनता का शोषण करना शुरू करा। जनता ने कहाँ पलायन करना शुरू कर दिया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के लोगों ने किससे कंप्लेन की? सरदार पटेल से। सरदार पटेल ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि मैं आक्रमण करना चाहता हूं हैदराबाद के ऊपर। मंत्रिमंडल ने मना किया। तब स्टेटमेंट था उनका, उन्होंने कहा कि यदि इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया गया तो ये कैंसर का फोड़ा एक दिन पूरे शरीर को खत्म कर देगा, पूरे भारत को खत्म कर देगा। आखिरकार मंत्रिमंडल ने क्या करा? सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया और एक सैन्य ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। 3 तरफ से हैदराबाद को घेरा गया। सैन्य कार्रवाई कब करी गई? 13 सितंबर 1947 को। 5 दिन के संघर्ष के बाद, पहले संघर्ष में किसने समर्पण किया? उस्मान अली की सेना ने। बाद में किसने समर्पण किया? आतंकवादी संगठन रजाकार ने। और 5 दिन के बाद, यानी 13 सितंबर के 5 दिन बाद 17 सितंबर 1947 को आखिरकार हैदराबाद रियासत का किसमें विलय हो गया? भारत का। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होती है, जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो में कांग्रेस के संबंध में जो आपको डाउट था वो पूछा और मैंने आज पहले ही सबसे पहले उस डाउट को मैंने क्लियर किया है क्लास में कि वहाँ 28 दिसंबर होगा या 18 दिसंबर होगा, कौन सा हमें सही मानना है। उसी तरीके से अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे तो हमारी टीम पिन करती है तो आपका जवाब वहीं कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई जवाब नहीं दिया जाता तो ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। बाद में हम उस चीज़ को देख लेते हैं, अगले दिन आपके साथ वीडियो में क्या कर दिया जाएगा? डिस्कस कर दिया जाएगा, क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार यूं ही बना रहेगा, आपका सहयोग यूं ही बना रहेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये मुहिम पहुँचे। धन्यवाद।